हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में साइंस का एक नया टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ में साइंस को डील कर रही हूँ रीट के लिए, और फिजिक्स की क्लासेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है और आज की हमारी ये क्लास नंबर 4 है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने जो 3rd नंबर की क्लास में टॉपिक किया था गति, कार्य व ऊर्जा, उसका टेस्ट देंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और विथ आंसर, और अगर जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत लगेगी वहां पर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं और उसको एज अ टेस्ट दे सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया की सदैव विपरीत व एक समान प्रतिक्रिया होती है, यह कथन किसको दर्शाता है? यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है गति का, जिसको न्यूटन द्वारा दिया गया था। ये जो सवाल है वो आरटेट 2011 में पूछा है और मैंने क्लास में भी मैंने ये करवाया था कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में एक क्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक क्रिया के समान जो होती है वो विपरीत क्रिया भी होती है। ये है हमारा न्यूटन का तृतीय नियम, इसलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? ये सवाल आप लोगों की रीट 2015 में पूछा गया सवाल है और ये चीज भी मैंने अपनी क्लास में करवाई है। पलायन वेग का मान पूछा है। ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर प्रति सेकंड, 11.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या 11.2 मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर, गति का प्रथम नियम जो है वो किस अवधारणा को दर्शाता है? गति का प्रथम नियम, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया सवाल है। गति का प्रथम नियम किस अवधारणा को दर्शाता है? संवेग संरक्षण के नियम को, जड़त्व के नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, या आवेश के नियम को? तो गति का जो प्रथम नियम है वो दर्शाता है जड़त्व के नियम को। तो यहाँ पर हमारा थर्ड का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जब एक चलित वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पूछा है। ये सवाल आप लोगों से आरटेट 2013 में पूछा गया सवाल है कि भाई गति यानी कि स्पीड जो है, यानी उसका जो वेग है उसको दुगुना कर दिया है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसको मैं आप लोगों को दर्शाती हूँ। देखिए, गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बोला है हम लोगों को? हाफ की जगह तो हम लोग हाफ लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूले में। यहाँ पर एम की कोई वैल्यू नहीं है दी है, इसलिए इसको मान लीजिए हम लोग कांस्टेंट। अब बोला है वी स्क्वायर, वी का मतलब होता है वेग, वेग यानी स्पीड। स्पीड को इन्होंने क्या कर दिया है? दुगुना कर दिया है ना, दो गुना कर दिया है, यानी पहले एक थी और अब दो गुना हो गई। तो वी स्क्वायर यानी कि दो का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमारे बन गया 1/2 गुना 2 गुना 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो पीछे बचा 2। तो जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर हम लोग वापस देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे अगर हम लोग देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में वी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर दो गुनी करी है तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाती है हमारी 2। अगर यहाँ पर हाफ को जैसे कि अगर यहाँ इस चीज को कांस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ पर हाफ होता है ना, हाफ और एम ये दोनों जो होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर हमारे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाती है ना, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है। 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर है, यानी गति को दुगुने कर दिया तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी ये चीज चौगुनी हो जाएगी। आगे देखेंगे, सूर्य के आसपास ग्रहों की जो गति होती है वो किस प्रकार की गति को दर्शाती है? सूर्य की जो गति होती है, गति मैंने आप लोगों को बताया भी था, सूर्य की जो गति होती है वो बार बार रिपीट करती है। एक निश्चित पथ पर वो जो है वो अपनी गति को रिपीट करती है। तो रिपीट करने वाली गति कौन सी होती है? आवर्त गति, सरल आवर्त गति, वृत्ताकार गति, या चौथी है यादृच्छिक गति। तो सूर्य के आसपास जो ग्रहों की गति होती है वो होती है आवर्त गति, जो बार बार रिपीट करती है।
आगे देखेंगे हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन, पत्थर पर ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? जड़त्व है, वेग है, प्रतिक्रिया है या फिर संवेग है? भाई पत्थर पर अगर हम लोग चोट मारते हैं या ठोकर लगती है हम लोगों को, तो हम लोगों को चोट लग जाती है ना। पत्थर पर अगर ठोकर मारते हैं तो हमको चोट लगती है। पत्थर का ठोकर मारना यानी कि क्रिया करना, और चोट लगना यानी जो पत्थर है उसने वापस प्रतिक्रिया की, इस कारण हम लोगों को क्या लग जाती है? चोट लग जाती है। तो कौन सा नियम हो गया? तो यहाँ पर हो जाता है प्रतिक्रिया, यानी कि जो पत्थर है वो वापस क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ पर हमारा 6th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन, एक ऊंचाई से 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पंख छोड़ा जाता है। एक पंख है, पंख यानी नहीं होता फेदर होता है, उस फेदर को हम लोग 15 किलोग्राम द्रव्यमान का वो फेदर है और उसको छोड़ा है। तब यह पाया जाता है कि एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट बल कितना होगा? तो उस पर काम करने वाला एक नेट बल 1.47 न्यूटन, 14.7 न्यूटन या 147 न्यूटन। तो एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा गया है, तो उस वो एक समान वेग से गिर रहा है, तो उसके ऊपर भाई उसको एकदम फ्री तरीके से छोड़ दिया ना, तो उसके ऊपर कोई बल काम नहीं कर रहा है ना, तो उसका ऊपर बल होगा हमारे शून्य होगा, क्योंकि वो एकदम फ्री तरीके से छोड़ा गया है, उसके ऊपर कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है। ये जो सवाल है, ये सवाल सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि पंख के एक समान वेग से गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पर काम करने वाला नेट बल शून्य, क्योंकि उसका त्वरण शून्य। इसका सिद्धांत न्यूटन का प्रथम नियम है, जो हमको ये कहता है कि एक पिंड की स्थिरता का स्थिति में परिवर्तन केवल उस कार्य करने वाले कुल बल के बराबर होता है। अगला हम लोग देखेंगे 8th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम यानी कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है? कम से कम स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है? स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया जाए और न ही खींचा जाए, वह भूमि पर पड़ा रहे। भाई न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित दबाया जाए, वह भूमि पर पड़ा हुआ हो। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाए, वह ऊंचाई पर रखा हो। और स्प्रिंग को अधिकतम खींचा जाए, भाई अधिकतम खींचा है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, अच्छे तरीके से होगी। यहाँ पर बोला है कि न्यूनतम यानी सबसे कम से कम, पर यहाँ पर इन्होंने स्प्रिंग को जो है वो मूव कराया है, लेकिन कुछ तो कराया है, तो कुछ कुछ यहाँ पर होगी स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर तो अधिकतम होगी, यहाँ पर भी न्यूनतम यानी कि कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो क्या बोला है फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों से कि स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया है और न ही खींचा गया है, कोई मूवमेंट नहीं कराया है, उसकी स्थिति जैसे पहले थी अभी भी वैसी की वैसी ही है। तो यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा का मान उसके विस्थापन के वर्ग के समानुपाती होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान उसके वर्ग के विस्थापन के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि विस्थापन का मान शून्य होता है तो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। इसीलिए स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया गया न ही खींचा गया तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। इस स्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। ना ही इसके अलावा स्प्रिंग के विशेष स्थिति जैसे पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई h के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर में mgh हो जाती है। m स्प्रिंग का द्रव्यमान है, h का मान शून्य हो तो U बराबर भी क्या हो जाता है? हमारा शून्य हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हम लोगों से पूछा है। जमीन पर लुढ़कती एक गेंद की गति रेखिक भी होती है और गुणात्मक भी होती है। झूले पर झूलते एक बच्चे की गति आवृत्ति भी होती है, दोलनीय गति भी होती है। भाई एक जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद होती है, वो रेखिक गति भी होती है, गुणात्मक भी होती है। बात बिल्कुल ठीक है। गलत कथन पूछा है हम लोगों से। झूले पर झूलते हुए बच्चों की गति आवृत्ति भी होती है, दोलनी भी होती है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। बिजली के किसी पंखे के एक ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति वृत्तीय भी होती है और आवृत्ति भी होती है, ये भी बात ठीक है। सिलाई मशीन की गति सुई की गति दोलनी भी होती है और रेखिक भी होती है। भाई इस तरीके की गति जो होती है वो सिलाई की मशीन जो होती है वो दोलन नहीं करती है ना। यहाँ पर हम लोग इस जो है वो यहाँ पर हम जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो सिलाई मशीन होती है उसकी गति जो होती है वो दोलनीय होती है, रेखिक भी होती है, दोलनीय भी होती है और रेखिक भी होती है। ये यानी कि गलत कथन पूछा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग।
एक सिलाई मशीन की सुई की गति दोलनीय और रेखिक भी है, यह सही नहीं है, क्योंकि एक सिलाई मशीन की सुई की गति रेखिक होती है। जमीन पर लुढ़कती एक गेंद की गति रेखिक और घूर्णात्मक दोनों होती है। झूले पर झूले एक बच्चे की गति आवृत्ति और दोलनीय दोनों होती है, और बिजली के एक पंखे के ब्लेड पर अंकित बिंदु की वृत्ति और आवृत्ति गति दोनों होती है। आगे देखेंगे हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन। एक लोलक है, वो 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। 30 दोलन वो कर रहा है। नीचे दिए गए कथनों के सही कथन को चूज करना है। इसका आवर्त काल और इसकी आवृत्ति हम लोगों को निकालनी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले तो सीटेट 2019 में पूछा गया सवाल है। देखिए 3 सेकंड में वो कितने कंपन कर रहा है, कितने दोलन कर रहा है। 30 जो है वो दोलन कर रहा है। तो दोलन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 में 10 का भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी, 30 का 3 में भाग देंगे, 30 का 3 में भाग देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 10, यानी 1 सेकंड में दोलन या कंपन कितने किए, 10 किए। उसके बाद में बोला है इसकी आवृत्ति निकालो, तो आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति जो होती है वो 1/10 होती है ना। तो 1/10 हो गई, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.1 हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो कंपन या दोलन होता है वो 10, और आवर्तकाल जो होता है वो t होता है। तो 10 और जो होता है वो 0, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.1 और 10 हर्ट्ज। आवर्तकाल 0.1 सेकंड और आवृत्ति 10 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 10th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल कितना होता है। ये सवाल सीटेट 2015 में पूछा गया सवाल है, और ये आप लोगों के रीट में आने के चांसेस है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले देख लेते हैं। आवृत्ति यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 5000 दी है, और आवृत्ति हम लोगों को निकालनी है, आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल निकालना है। आवृत्ति का सूत्र हम लोगों को पता होता है, 1 में आवर्तकाल होता है। यहाँ पर हमारा सूत्र होता है आवर्तकाल, 1 में आवर्तकाल। हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोगों को आवर्तकाल निकालना है। तो आवृत्ति हम लोगों को दी है, तो आवर्तकाल निकालना है, तो 1 में आवृत्ति हो जाएगा, 1 में आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का 1, और आवृत्ति कितनी दी है, आवृत्ति दी है हम लोगों को 5000। अब जब इसमें हम इसका भाग देंगे तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो 0.0002 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब हम लोग इसमें भाग देते हैं। और ये जो आंसर है वो आप लोगों के सेकंड्स में आएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर, यानी कि 0.0002 हमारा राइट आंसर है। आगे देखेंगे, यदि एक सरल लोले की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। क्या पूछा है कि अगर सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो इसके इसमें यह 16 सेकंड में कितने दोलन को पूरा करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सवाल सीटेट 2018 में पूछा गया सवाल है। पर यहाँ पर आवृत्ति कितनी दी है हम लोगों को, आवृत्ति दी है 2 हर्ट्ज, ठीक है, आवृत्ति बराबर 2 हर्ट्ज है। तो 1 सेकंड में यह सेकंड को 2 दोलन, यानी 1 सेकंड में ये 2 दोलन पूरा करेगा। तो 1 सेकंड में 16 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 16 सेकंड हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 × 2 कर देंगे तो यहाँ पर टोटल आंसर जो है वो 32 आ जाएगा, यानी दोलन जो होंगे वो 32 होंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आंसर करना है, और कुछ नहीं करना है। 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा, सी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है का जूल में मान क्या होता है। यह सवाल प्रधानाध्यापक संस्कृत विभाग 2020 में पूछा गया सवाल है। 1 किलोवाट घंटा में जो जूल का मान है वो कितना होता है, तो वो होता है 3.6। ये याद करना पड़ेगा, 3.6 गुणा 10 की घात 6, 10 की घात 6। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के, डी विल बी राइट आंसर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, अर्ग जूल कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। अर्ग जूल और कैलोरी, दबाव का यानी दाब का, ऊर्जा का, बल का, या चुंबकीय ध्रुव शक्ति का। तो अर्ग जूल और कैलोरी जो होती है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, टेलीफोन अभिग्राही में, यानी जो टेलीफोन होता है उसमें कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हेडमास्टर 2018 में पूछा गया सवाल है।
विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा चुंबकीय, भाई विद्युत ऊर्जा चुंबक में तो यहाँ भाई टेलीफोन में तो कोई चुंबक नहीं होता है, ऊर्जा में परिवर्तन नहीं, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर जब हम लोग विद्युत टेलीफोन का यूज करते हैं तो जो विद्युत ऊर्जा होती है, और टेलीफोन में क्या हम लोगों को ध्वनि सुनाई देती है, तो जो विद्युत होती है वो ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाती है, तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलना। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हम लोगों को निकालनी है। ये सवाल जेल प्रहरी 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोगों से क्या बोला है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान है और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो यहाँ इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, भाई गतिज ऊर्जा पूछी है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, एम की जगह एम कितना है 15 है, और वी कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120 जूल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी विल बी राइट आंसर 120 जूल। आगे देख लेते हैं हम लोग 17 नंबर के शरीर का वजन। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है कि हमारे शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो हमारे शरीर का वजन जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो 17 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है, तो ऑब्वियसली वो हो जाती है प्रतिक्रिया। ये सवाल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया भी है। आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। 4 कारें ए बी सी और डी एक ही वेग से गतिशील है, यानी कि उनके द्रव्यमान, यानी सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, ए का, सेकंड नंबर पर बी का, थर्ड नंबर पर सी का, और सबसे कम द्रव्यमान डी का क्रम में है। तो किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वो वस्तु जो होती है उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है, गतिज ऊर्जा उच्चतम होती है, क्योंकि क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी जिसका द्रव्यमान अधिक उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो गतिज ऊर्जा अधिक किसकी होगी, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा। तो द्रव्यमान किसका अधिक है, ए का, तो यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन होता है। ये सवाल आरएएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया सवाल है। सूर्य में की ऊर्जा का बनने का क्या कारण है, नाभिक संलयन, विघटन, विघटनाभिकता, रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय विघटन, और कृत्रिम विघटन नाभिकता। तो सूर्य में ऊर्जा का बनने का क्या कारण है, तो वो हो जाता है नाभिकीय संलयन। और यहाँ पर हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने डील कर दिए। अगर आप लोग इसके टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इसको ले भी सकते हैं, जहां पर मैंने इसके आंसर्स भी आप लोगों के लगा दिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।